और सुनिश्चित करें कि गरीबों को 6 महीने तक और ये राशन मिले, जो लाभार्थी हैं उनको ये मिले। और साथ ही में जहरीली शराब से जिन जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उसमें 25 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दें और जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना शुरू करें। तभी अपराधियों में भी भय आएगा, अपराध में भी तभी आप अंकुश लगा पाएंगे जब आप खुद जमीन पर दिखेंगे अपने हवा महल से बाहर। अब इसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल हो तो किस तरह की समीक्षा? भाई पुनर्विचार की मैं बात नहीं करूंगा, समीक्षा जरूर मैं बात करूंगा। पुनर्विचार का तात्पर्य अगर ये हो कि भैया ये कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इस कानून का समर्थन करती है कि शराबबंदी कानून होना चाहिए। और खास तौर पर बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर जागरूकता नहीं है, लोग अच्छे भले बुरे की परख नहीं कर पाते हैं कि भैया नशे से क्या लाभ है, क्या नुकसान आपको हो रहा है, परिवार कैसे इससे बिखरता है, या यंग पीढ़ी जो नई जनरेशन है वो इसके दुष्प्रभाव या इसके झांसे में आकर किस तरीके से अपने भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इन तमाम कारणों से जरूरी है कि सख्ती से, कहने के लिए नहीं, कागजों पर नहीं, सख्ती से शराबबंदी कानून लागू हो, इस बात के हम लोग पक्षधर हैं। और जो ये समीक्षा की बात कर रहे हैं कि भैया ये धरातल पर उतरा कि नहीं उतरा, ये एक बंद कमरे में रहकर समीक्षा नहीं होगी, मुख्यमंत्री ऑन ग्राउंड जाकर इसकी समीक्षा करें। भाई देखिए, जब तक बिहार में अगले चुनाव की घोषणा नहीं होती, और मैं अगले चुनाव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये भी मान के चलता हूं कि संभावना है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। उसका भी अगर आप कारण चाहेंगे तो मैं आपको उसका भी कारण बता दूंगा कि क्यों मध्यावधि चुनाव होंगे। बट बहरहाल अगर बिहार में मध्यावधि चुनाव होते हैं या अगर सही समय पर भी चुनाव होते हैं, उसमें जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती तब तक लोक जनशक्ति पार्टी अकेले जिस तरीके से हम लोग अपने संगठन के विस्तार में अपने संगठन को मजबूत करने के कार्य पर लगे हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग कार्यों पर हम लोग लगे रहेंगे। अभी तमाम हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों का दौरा विभिन्न जिलों में लगेगा, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ संगठन को मद्देनजर रखते हुए। मेरी अभी कुछ यात्राएं बाकी हैं, आशीर्वाद यात्रा के कुछ जिले छूटे हुए, उसको पूरा करने के बाद हम लोग पद यात्रा पर हम लोग निकलेंगे। उसके बाद रात्रि प्रवास का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। बिहार के लगभग 250-300 गांव हम लोग ऐसे चिन्हित करेंगे जहां पर जाकर रात्रि प्रवास हम लोग का वहीं पर होगा, वहीं पर हम लोग रुकेंगे, वहीं पर रहना, खाना, सोना, उठना, वहीं पे ग्रामीणों से बातचीत करना, ताकि सही में समझ में आए कि भैया ग्रामीण, देखिए बिहार गांव में बसता है, तो जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे आपको समस्या नहीं समझ में आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं भैया हमने नली गली बना दी, नल जल बना दिया। जब आप गांव में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नली गली के नाम पर कितना बड़ा छल हुआ है आपके साथ, नल जल योजना के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये गांव में जाकर समझ में आता है। तो खैर हम लोग का कार्यक्रम में उसके बाद ये भी है कि रात्रि प्रवास हम लोग विभिन्न गांव में करेंगे। तो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, हाँ इस बात को जरूर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगला जो भी चुनाव होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको गठबंधन के तहत उस चुनाव को लड़ेगी। पिछले जो 2 उपचुनाव हुए 2020 की ही तर्ज पर हम लोगों ने वो दोनों उपचुनाव अकेले लड़े। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान की जनता का, तारापुर की जनता का, कि महज 10 दिन पुरानी पार्टी जिसका सिंबल नया, जिसका नाम नया, उसको आपने तीसरे नंबर की शक्ति के तौर पर आपने उसको मान्यता दी। एक राष्ट्रीय पार्टी से ज्यादा मत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता का। पर हाँ, अगले जो भी चुनाव होंगे वो गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। अब वो गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, नहीं होगा, ये समय आने पर ही, और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल पूछे कि किसके साथ मैं जाऊंगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस रहती है कि चुनाव से ठीक पहले ही अलायंसेस अनाउंस किए जाते हैं। चिराग जी, एक सवाल ये है कि एक खबर आई कि मणिपुर में आपकी पार्टी के एकमात्र विधायक थे, वो बीजेपी में चले गए या फिर बीजेपी उनको अपने पाले में ले गई। एक तो इसको नुकसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, दूसरा कि बीजेपी की तरफ से किया गया नुकसान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए, जिस विधायक का आप जिक्र कर रहे हैं वो लंबे समय से पार्टी के साथ भी निष्क्रिय वो रहे थे, और चुनाव का समय है, चुनाव के समय इस तरीके की अदला बदली आम रहती है। ये सिर्फ हम लोग के दल में ही नहीं, ये हर दल में ये रहती है। तो जहां एक उधर गया है, 3 और बाकी हैं जो कि विभिन्न दलों से मणिपुर में ही हम लोग की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उसकी घोषणा भी जल्द की जाएगी। कंगना रनावत स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कंगना रनावत के बयान को कैसे देख रहे हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बयान हो नहीं सकता। आजादी भीख में मिली,
मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हों या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हो या जितने भी हों, जिन लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर ये कहना कि भैया आज़ादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पे कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज बन जाए। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है और मैंने मैंने पार्लियामेंट में भी जब जेएनयू प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आज़ादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लें और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वापसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये फैसला उनको देने का केंद्र सरकार का था, वापस लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी केंद्र सरकार का होगा। उसके क्या मापदंड है नहीं मापदंड है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं उसका जानकार नहीं हूँ कि क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर वापस लिया जा सकता है। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये जो बयान है ये बयान सरासर गलत है और एक ऐसे व्यक्ति से ये बयान आना जिसको कि महज 2 दिन पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये हमारे देश का, आपके भारत रत्न के बाद, आपके पद्म विभूषण के बाद, पद्म भूषण के बाद 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्मश्री आपको दिया जाता है। उसके मिलने के महज दूसरे दिन आपकी तरफ से इस तरीके का बयान आता है जो कहीं ना कहीं देशभक्तों की और आज़ादी के दीवानों की, जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये गलत है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व को बोको हरम से तुलना किया है, इस पर भाई देखिए, मैं ना ये हिंदुत्व की बहस में जाऊंगा, ना मैं इस तरीके की मैं किसी बहस में नहीं जाऊंगा और इस बहस में किसी को जाना भी नहीं चाहिए। मैं आप तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, ये कहीं ना दाने फेंके जाते हैं हम लोग को अपने जाल में फंसाने के। जैसे मेरे सामने बार बार दाने फेंके जाते हैं कि भैया आप भाजपा के ऊपर कमेंट क्यों नहीं करते। मैं क्यों भाजपा पे कमेंट करूं भैया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आज सरकार चला रहे हैं, ये नैरेटिव को भटकाने की बात होती है और ये निरंतरता में किया जाता है। भैया ये साध्वी प्रज्ञा आज ही इस तरीके का बयान देंगी, उनको अजान से अभी उनको दिक्कत होने लगती है भैया जब चुनाव सर पर होते हैं। मेरी समझ के परे ये तमाम बातें, ये इस तरीके के बयान सिर्फ उस वक्त क्यों आते हैं जब चुनाव सर पर होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इस तरीके की बातें सामने आने लगती हैं, जबकि मेरा मानना यह, मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूं भैया, ना हिंदुत्व से, ना जात पात से, ना धर्म मजहब से, हम लोग का ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों पर होना चाहिए और ये भटकाने के लिए नैरेटिव फेंके जाते हैं। तो इसमें ना मैं उलझने वाला हूँ, ना मैं चाहूंगा कि कोई और इसमें उलझे। जिन्ना के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिन्ना के बारे में आप क्या सोचते हैं? जेडीयू कह रही है भाई ये उन्हीं नैरेटिव्स में से है, ये उन्हीं नैरेटिव्स में से है और जो आज की तारीख में कई जिन्ना के समर्थक मुझे एकदम से देखने को मिल गए और मुझे तो ये तक भी पता चला कि भैया जेडीयू की ऑफिशियल लाइन भी यही है। जेडीयू के एमएलसी का कहना है, हाँ, उनके एमएलसी के माध्यम से ही मुझे पता चला कि ये उनकी ही लाइन नहीं, कि जेडीयू की ऑफिशियल लाइन ये है कि भैया वो मान रहे हैं कि जिन्ना ने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया। ये क्या, जैसा मैंने कहा कि बिना इन चीजों में भटके हुए, बिना जिन्ना में गए हुए, बिना हिंदुत्व में गए हुए, भैया हम लोग के मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? हर किसी को रोजगार मिल गया, 19 लाख रोजगार आ गया क्या कि आज हम लोग जिन्ना पे बात करें?
आज हम लोग हिंदुत्व पे बात करें? जो अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती हो गई क्या? जो छात्र सड़क पर घूम रहे हैं उनकी समस्या हल हो गई क्या? जिन शिक्षकों पे लाठी चल रही है उनकी समस्या हल हो गई क्या? कि आज हम लोग जिन्ना और हिंदुत्व पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं? यही नैरेटिव है भैया जो बार बार हम लोग को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं भाषणों से चुनाव लड़ते हैं। उनके भाषणों में कभी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान ये मुद्दे आपको सुनाई नहीं देंगे। आज जो किसान हमारे इतने समय से सड़क पर बैठे हुए उनका समस्या हल हो गई कि आज हम लोग हिंदुत्व और जिन्ना पे बात करें। तो नैरेटिव से भटकने मैं नहीं भटकूंगा, कम से कम मैं इतना जरूर कह रहा हूँ। भाई हम लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब इन दो राज्यों से हमारी राज्य इकाई की तरफ से लिखित तौर पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास ये प्रस्ताव आया है कि ये दोनों राज्य, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राज्य इकाई के पास है कि जिन जिन राज्यों में वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इन दोनों राज्यों ने सहमति दिखाई है कि वहां पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी के राज्यों के बारे में भी जल्द फैसला। आप बस एक सेकंड का समय और देते, मैं आपके इस पूरक प्रश्न पर आ ही रहा था, इसका जवाब आपके पूछने से पहले ही मैं दे रहा था। गठबंधन में चुनाव होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। कई ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है। संभवतः अगर वो हमारी शर्तों पर, अगर वो गठबंधन होता है, और हमारी शर्तों पर मैं पुनः दोहराऊंगा 2020 में भी गठबंधन इसीलिए टूटा क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को कहीं पर मान्यता नहीं दी जा रही थी। तो अगर मेरे इश्यूज, मेरे एजेंडे, मेरे मुद्दों को ही अगर सम्मान नहीं दिया जाएगा तो मेरा आपसे गठबंधन सिर्फ सीटों के तालमेल के लिए करना कोई मायने नहीं रखता। तो अगर हमारे एजेंडेस को अगर वहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है तो ये गठबंधन होगा, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, 403 सीटों पर भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। सक्षम क्षेत्रीय पार्टी से क्यों, राष्ट्रीय पार्टी से क्यों नहीं तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है? भाई फिलहाल क्षेत्रीय जिनसे मेरी बातचीत चल रही है मैं उन्हीं के बारे में आपके सामने अभी जवाब रख सकता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी के साथ अभी कहीं पे कोई चर्चा ऐसी चल नहीं रही है, तो इसलिए उसके बारे में कहना। एजेंडा क्या होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? आपका एजेंडा क्या होगा वहाँ? देखिए वहाँ पर भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तर्ज पर ही, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा पलायन होता है। और पिछले 5 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर रही, उसके बावजूद अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो कि वहाँ पर धरातल पर उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के विकास के लिए होने बाकी हैं। उसी को हम लोग अपने मैनिफेस्टो में, जो उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसी को हम लोग अंकित वहाँ पर कर रहे हैं। जो जो बिंदु बाकी हैं वहाँ पर विकास के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको हम लोग अंकित कर रहे हैं, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या किसानों से जुड़े हुए हो। तो इन तमाम बातों को हम लोग अंकित कर रहे हैं और यही एजेंडा होगा हम लोग का चुनाव में करना। बिहार उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या आपका उनके साथ गठबंधन की कोई बात है? देखिए फिलहाल ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही है। आपने कहा कि शराब तस्करों को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है, वो समीक्षा बैठक करने वाली है। स्वाभाविक सी बात है कि समीक्षा बैठक हवाई होगा, तो क्या विपक्षी पार्टियों के साथ नीतीश कुमार को बैठना चाहिए? पूर्ण शराबबंदी बिहार में कैसे लागू हो, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। भाई नीतीश कुमार जी पहले अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ बैठ जाएं तो बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। अधिकारियों के चंगुल से तो बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं बैठते, अपने गठबंधन के नेताओं के साथ नहीं बैठते, तो विपक्ष के साथ तो वो क्या ही बैठेंगे भगवान जाने। विपक्ष के साथ अगर वो बैठते हैं और अगर हम लोग को बुलाया जाता है तो तमाम तरीके के सुझाव हम लोग की तरफ से भी दिए जाएंगे कि भैया आप ही के बनाए हुए इस कानून को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जा सके। भाई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाने के लिए तैयार हैं, पर कम से कम पहल भी तो हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। आप भैया बंद कमरे में 4 अधिकारियों से ही मंत्रणा करके सरकार चलाते रहेंगे, तो ऐसे में ना विपक्ष की बात आप सुनेंगे, ना अपने गठबंधन के साथियों की बात आप सुनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। 1 मिनट बैठो भाई।